नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में स्वतंत्रता और समानता इन दोनों के आपस में संबंधों के बारे में बताऊंगी। पूर्व के व्याख्यान में हमने स्वतंत्रता का अर्थ और उसके विभिन्न स्वरूप के बारे में पढ़ा था। विभिन्न रूप और उसकी प्रकृति कैसी है, क्या प्रकार है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया जा सके, या दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके, उसे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। आर्थिक समानता किसे कहते हैं? ऐसे आर्थिक समानता के दो अर्थ बताए जाते हैं। पहला, इसका अर्थ है संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों की भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएं आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए, और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट न हो जाए तब तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। लास्की के शब्दों में, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। तो इस तरह से आर्थिक समानता का यदि हम ले दूसरा तात्पर्य, वो है उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना। एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं, वरन इसके साथ साथ उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित है। इसको हम कई रूपों में देख सकते हैं, जैसे जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो। दूसरी बात, व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए ताकि वे स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकें और शासन की रचनात्मक आलोचना कर सकें। शिक्षा की आवश्यकता इस कारण और भी अधिक हो जाती है कि केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएं और विचारों की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए स्वस्थ और सबल प्रेस नितांत आवश्यक है। तो उपर्युक्त तीनों ही परिस्थितियों की विद्यमानता के लिए आर्थिक समानता नितांत आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उसी समय रुचि ले सकता है जबकि उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन हो। एक निर्धन व्यक्ति का धर्म, ईमान और राजनीति सभी कुछ रोटी तक ही सीमित हो जाता है। पंडित नेहरू ने कहा भी था कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को साधारण कार्य व्यापार से इतना अवकाश प्राप्त होना चाहिए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में विचार कर सकें, और यह भी आर्थिक समानता की स्थापना से ही संभव है। वर्तमान समय में जिन राज्यों के अंतर्गत धनी और निर्धन का भेद गंभीर रूप से विद्यमान है, वहाँ पर निर्धन व्यक्तियों के लिए न तो मताधिकार का कोई महत्व है और न ही प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के अधिकार का। इन दोनों ही बातों से संबंध में धनी व्यक्ति निर्धन को अपनी इच्छा अनुसार दबा लेता है, और आर्थिक समानता के अभाव के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी तरह यदि साधारण व्यक्ति के पास अपना सामान्य जीवन बिताने के साधन नहीं है तो वह शिक्षित होने का विचार कैसे कर सकता है? ऐसा व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करने में नितांत असमर्थ होगा। इसी प्रकार आर्थिक समानता के अभाव में प्रेस और विचार एवं अभिव्यक्ति के साधनों पर धनिक वर्ग का अधिकार हो जाता है, और यह धनिक वर्ग इन साधनों का प्रयोग जनता को सही जानकारी एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं,
वरन एक प्रकार से अपने विचार दूसरों पर थोपने के लिए करता है। तो इस तरह आर्थिक समानता के अभाव में धनिक वर्ग निर्धन वर्ग के जीवन पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है और निर्धन वर्ग का मनमाने तरीके से शोषण करता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती। लास्की ने भी ठीक कहा है कि यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। तो इस तरह से आर्थिक समानता की यदि हम बात करें और राजनीतिक स्वतंत्रता की हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की प्राप्ति असंभव जान पड़ती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वतंत्रता का संरक्षण किस तरह से हो सकता है, या किसी भी देश में या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में वो कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे स्वतंत्रता का संरक्षण संभव हो पाता है। इसमें कई तरह की व्यवस्थाएं एक देश में होनी चाहिए, अन्यथा स्वतंत्रता तो सदैव ही संकट के बीच में गुजरती हुई हमें नज़र आती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये दशाएं हैं, कुछ इस तरह से हम महत्वपूर्ण दशाओं के बारे में या परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। जैसे आदर्श कानून, तो व्यक्ति अपनी विविध स्वतंत्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार साधारणतया कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, किंतु राज्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती। अतः स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य द्वारा ऐसे आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान कर सके। स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि मुख्यतया स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा दिए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरी बात है, विशेषाधिकारों का अंत जरूरी है। जिस समाज में कुछ व्यक्तियों को धर्म, जाति या संपत्ति के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहाँ पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो पाती है। जिन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वे अहम भाव के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोगों को हीन समझा जाता है। अतः बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। इसी तरह हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता जहाँ जिस शासन व्यवस्था में वास्तव में स्वतंत्रता का अधिकार अगर कहीं एक नागरिक को मिलता है तो वो है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता है, किंतु यदि लोकतंत्रीय शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र में जनता शासित होने के साथ साथ शासक भी होती है और शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतांत्रिक शासन ही सर्वोच्च समझा जाता है। परंतु इस लोकतंत्रात्मक शासन के साथ साथ यह आवश्यक है कि जनता में लोकतंत्रीय भावना हो, अर्थात बहुमत में न्यायप्रियता और अल्पमतों में सहनशीलता का भाव होना चाहिए। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए ऐसे अधिकार हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वे अधिकार भी हैं जिनका उपयोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। ये मूल अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मूल अधिकारों को आवश्यक समझा जाता है। इसी दृष्टि से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैंड या फ्रांस किसी भी देश को इस तरह से हम लें तो वे राज्य के संविधानों में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के संरक्षा या अधिकारों के सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर किसी भी देश में न्यायालय का स्वतंत्र होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि न्यायालय स्वतंत्र
होने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायालयों के व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अधीन होने पर वे शासन सत्ता के हस्तक्षेप से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त न्याय सर्वजन सुलभ और शीघ्र होना चाहिए और निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता एक ढकोसला मात्र बनकर रह जाती है, ये हम सभी जानते हैं। अब चाहे किसी भी राज्य में संविधान में अधिकारों की व्यवस्थाएं की गई हो या न्यायालय भी स्वतंत्र हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सतत जागरूकता। तो स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कारगर उपाय है वो नागरिकों की सतत जागरूकता ही है। इसके लिए नागरिकों में स्वतंत्रता की इच्छा मात्र ही नहीं वरन इसकी रक्षा हेतु प्रत्येक प्रकार के त्याग करने की भावना भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और स्वतंत्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध करे। इंग्लैंड के नागरिकों द्वारा तो सतत जागरूकता के कारण ही इतनी अधिक स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। कहा भी जाता है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। लॉस्की की परिभाषा यहाँ बहुत ही उचित जान पड़ती है, जिन्होंने ये कहा कि नागरिकों की महान भावना न कि कानून की शब्दावली स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय समय पर वहाँ की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती रहे। इसी के साथ साथ शक्तियों का पृथक्करण और अवरोध संतुलन का होना भी जरूरी है। स्वतंत्रता की रक्षा कुछ सीमा तक शक्ति पृथक्करण और कुछ सीमा तक अवरोध और संतुलन के सिद्धांत में को अपनाना जरूरी है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, क्योंकि शक्ति पृथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकीकरण को रोका जाना चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध है, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक प्रकार से उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। फिर है आर्थिक न्याय। यदि हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो हमारे द्वारा जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और यह वास्तविकता है कि बहुत अधिक सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना के बिना स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं, इन सभी को पूरा करने की गारंटी एक देश के द्वारा ली जानी चाहिए, तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का सच्चा उपभोग कर पाएगा। इसी के साथ साथ जैसे स्वतंत्र प्रेस है, तो स्वतंत्रता की रक्षा की बात यदि हम करें तो स्वतंत्र प्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ है यह मुद्दा, क्योंकि समाचार पत्र स्वतंत्र है तो उसके द्वारा प्रशासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है। जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। स्वतंत्रता का सार मानवीय चेतना है और मानवीय चेतना के विकास का सर्व प्रमुख साधन स्वतंत्र प्रेस ही है। स्थानीय स्वशासन नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉस्की ने कहा भी है कि राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना विकेंद्रीकृत उसकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह भी होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं एक देश के भीतर होनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।